अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं क्या सबूत है। मैं एस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ हूं। सौदेबाजी का इल्जाम लगाने से पहले सबूत पेश करें। हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा कि कोई जमात अकेले हुकूमत नहीं बना सकती। नून और पीटीआई को मिलना होगा। दूसरों के साथ हुकूमत साजी के अमल में ताखीर की वजह नून लीग की गैर संजीदगी है। नून लीग को अपनी शरात पर वोट दूंगा, माशाल्लाह लगा तो दमादम मस्कल अंदर होगा। सियासी स्टेक होल्डर को मिलकर बैठना होगा। जितना जल्दी हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाए उतना बेहतर है। कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के मबसूत हूं। आपने नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे एक सबूत दिए बगैर ये इल्जाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूं। तो अब अदालत में हम खड़े हैं। आप अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वो बताएं, अगर सबूत है तो मुझे बताएं कि कौन सा सबूत है कि मैं सौदा कर रहा हूं। कि पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात वो अक्सरियत ही नहीं दी कि वो अपने तौर पे हुकूमत करे। तो ये अवाम का जो मैसेज है, वो पैगाम क्या भेजना चाह रहे हैं कि ये मुल्क कोई एक जमात नहीं चला सकते और आपस में मिलके फैसला साजी कर। अब मजबूरन तमाम स्टेक होल्डर, खास तौर पे जो सियासी जमातें हैं, उनको आपस में मिल बैठ के कंसेंसस बनाना पड़ेगा और जितना जल्दी हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाता उतना ही बेहतर। अब अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दे? हम अपना मौकिफ पे कायम है, ना ही हम अपना मौकिफ तब्दील कर रहे हैं। अगर किसी और ने अपने मौकिफ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमारा असल फोकस आईनी पहलुओं की जानिब है। जब दबाव बर्दाश्त ना कर सका तो हो सकता है बेंच से अलग हो जाना चाहिए। जैसे मंसूर अली शाह का कहना था कि इस केस में असल सवाल ये है कि क्या अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या फिर नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस। हमारा इख्तियार समाअत बिल्कुल वाज़ेह है। 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। इस केस में तासुब का सवाल है या गलत फैसले को तस्लीम करना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमारा असल फोकस आईनी पहलू की तरफ है। अदालती मुआविन ने दलील दी कि एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि उन पर दबाव था, जिस पर काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं तासुब का शिकार था। अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालती बेंच से अलग हो जाना चाहिए। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा भुट्टो केस के शवाहिद की बुनियाद पर तो एक बिल्ली को भी फांसी नहीं हो सकती। उनका कहना था केस में तासुब को साबित करना तकरीबन नामुमकिन है। केस की मजीद समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। अदलिया के पास दाग धोने और तारीख दुरुस्त करने का सुनहरी मौका मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कसास नहीं, इंसाफ का तलबगार हूँ। उम्मीद है कि जो इंसाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी को नहीं मिला उसके नवासे को जरूर मिलेगा। वो शख्स जो पाकिस्तान की आईन का बानी है उसको इस आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। वो शख्स जिसने ना सिर्फ इस अदालत का बुनियाद, वो शख्स जिसने इस पार्लियामान का भी फाउंडेशन स्टोन ले किया, उसका बाकायदा अदालती कत्ल हुआ है। और मेरा पूरा उम्मीद है आला अदलियत से कि वो इंशाअल्लाह ताला जरूर इंसाफ हमें देंगे। और जो दाग इस इदारा पे इस फैसला की वजह से मौजूद है उस दाग को भी धोएंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये ख्वाब अपनी वालिद को वो इंसाफ दिलवाए। और उम्मीद ये कि जो इंसाफ बेटी की वालिद को तो नहीं मिल सका, नवासा को वो इंशाअल्लाह ताला जरूर इंसाफ दिया जाए। और अब ये जानिए तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीत चुके हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। इंतखाबी धांधली से मुतालिक शफाफ तहकीकात की जाए। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें देगा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो अहदे से स्टेप डाउन हो। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो ना निभा सका और उसके होते हुए मैंडेट पे डाका डाला गया तो इससे और वक्त नहीं हो सकता कि हम मुतालिबा करें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी इस किस्म के इकनॉमिक टर्मोइल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए हम बाज़ाबिता तौर पे सबसे मुतालिबा करते हैं कि फिलफोर फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा 47 अहस किया जाए।
जो 80 सीट्स जिसके हम फिक्स फिगर देख चुके, उसके मुताबिक आप इलेक्शन डिक्लेयर कराए और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास आप बुला लें। सेनेट इजलास में इलेक्शन और मुबैना धांधलियों का मामला छुपाया गया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि पहले 35 पंचर और आज फॉर्म 45 का नारा लगाया जा रहा है। अली जफर बोले कि इलेक्शन में वोट तब्दील करके हारने वाले को जितवाया गया। वलीद इकबाल का कहना था कि इंतखाबी नताइज पर आलमी बिरादरी भी तशवीश का इजहार कर रही है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात और मुबैना धांधली का मामला, सेनेट इजलास में अरकान का खुलकर इज़हार ख्याल। सेनेटर नून लीग इरफान सिद्दीकी का कहना था वो हुकूमत में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते, अपोजिशन में होते हैं तो बात नहीं करते, आए मिलकर अवाम को बचाएं। इनके साथ बैठे जो जमहूरी क्रेडेंशियल्स रखती हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर अगर मिल जाएं तो 2/3 अक्सरियत बनती है, उनसे भी बात कर लें। आप फरमान जारी करते हैं जी कि सब कुछ हो जाएगा, PMLN से बात नहीं होगी, PPP से बात नहीं होगी। ये कौन सा निज़ाम है? आप हुकूमत में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते, आप अपोजिशन में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते। क्या जमहूरियत इस तरह चलती है? PTI सेनेटर अली जफर का कहना था इस बार अवाम इनकलाब ले आए। जब प्री पोल धांधली नाकाम हुई तो पोस्ट पोल रिगिंग देखने में आई। जब भी अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है तो इनारकी है। क्यों नहीं, जो अवाम ने मैंडेट जिसको दिया है बनाने दें उसको, हुकूमत आने दें उसको, चलाने दें, उसके पीछे लोगों का इत्मीनान होगा, और अगर ये इत्मीनान नहीं होगा तो सब कुछ फेल हो जाएगा। वलीद इकबाल बोले अवाम के मैंडेट पर खुली वारदात हुई, किसी को इसके जुर्म की सजा नहीं मिली। जिस दीदा दलेरी से इस पूरे प्रोसेस के अंदर उसकी आवाम के मैंडेट की पामाली हुई, वो सब दुनिया भर ने इस बार नोटिस लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मीडिया को ब्रीफिंग तक देने की जहमत नहीं की, ना ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई सुओ मोटो लिया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं शफाफ इंतखाबात न करवा कर इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 6 का मुर्तकिब हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, इसमें बदतरीन किस्म की धांधली हुई। ये एक जाली इलेक्शन था, और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफ़ी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफ़ी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। निगरां वजीर इंसानी हकूक खलील जॉर्ज का कहना था निगरां हुकूमत अपनी सलाहियत के मुताबिक बहुत कुछ डिलीवर किया। सेनेट इजलास कोरम टूटने की बिना पर जुम्मा सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। नवाज शरीफ सरबराह मुमलिकत बने, पीपल्स पार्टी को हुकूमत दें, PTI को सिस्टम में शामिल किया जाए। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कौमी हुकूमत की तजवीज़ पेश कर दी। सेनेट में कहा 8 फरवरी को आज़ादी आ गई, मुश्किलात के बावजूद PTI सिंगल लार्जेस्ट जमात बनकर सामने आई। फरवरी को जो बड़ी तारीखी इंतखाबात थे, क्योंकि कंट्रोवर्शियल भी हुए, लेकिन 8 फरवरी को वोटिंग वाले दिन, बैलेट के दिन लोगों को आज़ादी से अपने ट्रांसपेरेंट तरीके से वोट देने का मौका मिला। मुश्किलात के बावजूद इनकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज की है, इसमें कोई डाउट नहीं। हमने TTP से तो बात कर ली जाके काबुल में, दहशतगर्द जिन्होंने हमने बंदे मारे थे, BLA को हम कहते हैं जनरल एमनेस्टी दे दो। तो हमारे जो सियासी लोग हैं, सियासी कारकुन है, सियासी कायदीन है, उनको जनरल एमनेस्टी देनी चाहिए। द वे फॉरवर्ड इज वेरी क्लियर। इसको इनिशिएटिव सियासी जमातों के पास है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी बनाए या 3 पार्टीज मिलके कोई कोalition बनाए। मैं समझता हूं मियां नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट और रेबल जो हैं वो इनिशिएटिव ले, तीसरी बार चौथी बार वजीर आज़म, टाइम टू शो लीडरशिप, टाइम टू शो स्टेट्समैनशिप, वो हाथ बढ़ाएं दिल बड़ा करके। बल्कि मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दे पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और PTI को शामिल करें सिस्टम के अंदर। पोलिंग स्टेशन पर तोड़फोड़ का इल्जाम, PP रहनुमा कादिर मंदोखेल पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा NA 242 के प्रिजाइडिंग ऑफिसर कलीमुल्ला ने दर्ज कराया। मतन के मुताबिक कादिर मंदोखेल ने 20 से 25 अफराद के हमरा वोटों की गिनती के दौरान धावा बोला। पोलिंग मटेरियल और बैलेट पेपर के डब्बे फेंके गए और सामान को लाते मारी गई। और अभी ये जानिए शहर कायद में 17 से 24 साल के नौजवान जराइम में मुलविस हैं। बच्चों और नौजवानों को कराची में बासानी हथियार दस्तयाब हैं, जबकि कत्ल और डकैती की वारदातों में फिर इजाफा होने लगा। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा ने तकरीब से खिताब में कहा कि चंद पुलिस वाले भी इस गुटके मावे के कारोबार में मुलविस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म किया जाता है।
समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं। ताहयात नाअहली केस 73 सवात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसला चीफ जस्टिस कासिफ आसीसा ने तहरीर किया। कहा, सियासतदानों की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म किया जाता है। नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज़ायद नहीं हो सकती। 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली बुनियादी हकूक़ की शिकों से हम आहंग नहीं। ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाकर आर्टिकल 62 में ताहयात नाअहली की शिक शामिल कराई। फैसले में कहा गया कि साबिक जज उमरता बंदयाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा, ताहम फैसल बाफ्रा और डीनू भाइयों केस में अपने ही फैसले की नफी की। जस्टिस शाही अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात नहीं। नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में इजाफी नोट तहरीर किया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मुअख्खर हो गई। केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। जज एहतसाब अदालत ने अडियाला जेल में समाअत करना थी, जबकि फाजिल अदालत के नए तैनात जज नासिर जावेद ने ताहाल चार्ज नहीं संभाला। समाअत अब 23 फरवरी को होगी। लाहौर के इलाके चौहंग में बालाज टीपू को कत्ल की तहकीकात जारी है। पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। हाजा कील उर्फ गोगी बट और गनमैन भाग निकले। पुलिस के मुताबिक मोबाइल फोन से लोकेशन हासिल की जा रही है, जबकि बालाज टीपू की कत्ल की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। टीपू टरकावाला के बेटे अमीर बालाज टीपू के कत्ल की तहकीकात, मुख्तलिफ इलाकों में छापे, मजीद इंकशाफात। मुलजिम मुसफ्फर 22 साल से तैफी बट का जाती मालिशिया निकला। पुलिस के मुताबिक कत्ल की रात तैफी बट कराची से बैरून मुल्क फरार हो गया था, जबकि गोगी बट लाहौर में ही मौजूद था। पुलिस ने ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट के घर को घेरा। गोगी बट और गनमैन भाग निकले। मोबाइल फोन से लोकेशन हासिल की जा रही है। मुलजिम का पिस्तौल पुलिस के हाथ न लग सका। आला कत्ल मौके पर ही गायब कर दिया गया। मुलजिम मुजफ्फर की बीवी से भी तफ्तीश की गई। कातिल हसास इदारे का साबिक अहलकार था। शॉटगन का लाइसेंस हासिल कर रखा था। अमीर बालाज के गनमैन की जवाबी फायरिंग से मौके पर हलाक हो गया था। कच्चे के डाकुओं के नेशनल हाईवे पर हमले जारी हैं। गुज़िश्ता रोज फायरिंग से एक ड्राइवर जान से गया। मुतादिद ड्राइवरों को अगवा कर लिया गया है, जबकि ड्राइवर ताहल बाज़ियाब न हो सके। बोल न्यूज़ को डाकुओं की ड्राइवर से गुफ्तगू की ऑडियो मौसूल हो गई है। कच्चे में डाकुओं का राज, गुड्स ट्रांसपोर्ट गैर महफूज। वारदातें मीरपुर, माथेलो, कश्मोर और डहरकी में की गयी। गुज़िश्ता रोज डाकुओं की लूट मार के दौरान फायरिंग से एक ड्राइवर की जान चली गई। डाकू कई ड्राइवरों को अगवा करके ले गए। ड्राइवर और कच्चे के डाकू की ऑडियो रिकॉर्डिंग बोल न्यूज को मौसूल हो गई। गुड्स ट्रांसपोर्ट रहनुमा राना तारिक शुएब का कहना था, डाकुओं की सरबराही बाअसर शख्सियात कर रही है। हुकूमत हमारे तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। ऐसी सूरत हाल में तिजारती सामान की मुल्कगीर नकलो हमल पर सवालात खड़े हो गए हैं। गजा की सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि इसराइली फौज के गजा के रहायशी इलाकों अस्पतालों पर हमले जारी हैं। मजीद 107 फलस्तीनी शहीद हो गए। लबनानी शहरी इलाकों पर भी इसराइल के हमले, खातून और बच्चों समेत सात अफराद जाँ बहक हुए। इसराइली तैयारों ने एक फैक्ट्री को निशाना बना दिया है, जबकि फ्रांसीसी अखबार ने इंकशाफ किया कि लबनान की सुरंगों का नेटवर्क गजा में हमास के नेटवर्क से ज्यादा जदीद है। काबिज इजराइल की गजा पर बेहिमाना बमबारी जारी। बच्चों की बड़ी तादाद समेत सैकड़ों शहीद और जख्मी हो गए। गजा के साथ लेबनान के शहरी इलाकों पर इसराइली बमबारी जारी है और अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। अल नासिर अस्पताल गैर फाल, ऑक्सीजन न मिलने के बाइस 8 मरीज शहीद हो गए। फ्रांसीसी अखबार ने इंकशाफ किया है कि लेबनानी अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के पास खुफिया सुरंगों का नेटवर्क गजा की पट्टी में हमास के नेटवर्क से ज्यादा जदीद है। लेबनानी नेटवर्क इसराइल तक फैला हुआ है। इसराइल ने लेबनानी सरहदी इलाके में वाक़ई एक फैक्ट्री पर ड्रोन से 2 मिसाइल दागे। इन हमलों में गाजी नामी इलाके में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। जुनूनी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने काबिज़ इसराइल को आलमी बिरादरी में तन्हा कर दिया है। आलमी अदालत इंसाफ की समाअत जारी है, जबकि नेतन्याहू ने इसराइल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के दायरे अख्तियार से बाहर करार दे दिया। कहा कि इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के किसी फैसले को तस्लीम नहीं करेगा। ब्राज़ीली सदर के गजा की नस्लकुशी के बयानात के बाद इसराइल ब्राज़ीली कशीदगी बढ़ गई है।
गजा मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दस पर इसराइल के 57 साला कब्जे के खिलाफ समाअत शुरू हो गई। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का चौंका देने वाला बयान आलमी अदालती समाअत मुस्तरद करते हुए इसराइल को बतौर रियासत बैनुल-अक़वामी क़वानीन के दायरे इख्तियार से बाहर करार दे दिया। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के किसी फैसले को तस्लीम नहीं करेगा। उनके बयान के बाद इसराइल दुनिया में एक बेदखल रियासत की हैसियत इख्तियार कर गया है, जिसके बाद दुनिया के तमाम मालिक इजरायली सफीरों को निकाल सकते हैं, जबकि इजराइल का नातका भी बंद किया जा सकता है। मिस्र ने आलमी अदालत इंसाफ में इजराइल के खिलाफ याददाश्त लाने का मंसूबा बना लिया है। दूसरी जानिब ब्राजील ने इजराइल के साथ तमाम सिफारती ताल्लुकात और राबते यकसर खत्म कर दिए हैं। भारतीय फजाइया का तैयारा तेजस नाकाम, नामुराद और नाकारा, ना उड़ पाता है ना निशाना दुरुस्त लगा सकता है। राजस्थान में फिजाई मशक़ वायु शक्ति के दौरान भारतीय फजाइया का फेक फायर पावर ड्रामा भी बेनकाब हो गया। भारतीय तेजस फाइटर जेट एक बार फिर खटारा साबित। राजस्थान में फिजाई मशक के दौरान नाकस कारकर्दगी सामने आ गई। फिजाई मशक के दौरान भारतीय फिजाइया का फेक फायर पावर ड्रामा भी बेनकाब। तेजस की बदतरीन कारकर्दगी ने एक्सरसाइज वायु शक्ति में से शक्ति निकाल दी। मशक के दौरान भारतीय राफेल ने मीका मिसाइल से हदफ को निशाना बनाया। LCA तेजस टारगेट ड्रोन को निशाना बनाने में नाकाम रहा। तेजस को शर्मिंदगी पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ड्रोन को निशाना बनाने में नाकामी के बाद तेजस का गिराया बम भी न फट सका। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। मुल्क के शुमाली इलाका जहां अब बर्फानी तूफान की लपेट में है। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है, जबकि मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद हैं। दर्जनों गाड़ियाँ फंस गई हैं। मौसम की सख्ती कहर बन कर टूटी। सावन क़यामत ढा गया। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और तूफानी बारिश से मकानात गिर गए, कई घराने उजड़ गए। इंतजामिया की नाअहली के बायस नाले उबल पड़े। पेशावर की सड़कें तालाब बन गईं। यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियां डूब गईं। बालाई इलाकों में बर्फानी तूफान। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से शाराह कराकरम बंद। गिलगित में रेड खंडाला और स्कर्दू रोड पर भी आमदरफ मुअत्तल। कालाम, दयामर, कसर, अस्तोर, स्कर्दू में दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। कसर के बालाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, वादी लीपा समेत पहाड़ी इलाकों की अहम सड़कें बंद हो गईं। बिजली और मवासलात का निजाम तबाह। 7 अजला में इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। एबटाबाद में नथिया गली, टोंगा गली, ठंडियानी, अयूबिया में शदीद बर्फबारी। दर्जनों देहातों का राब्ता मुनक़ता हो गया। इलाका मकीन महसूर होकर रह गए। खुराक और ईंधन की लकड़ी नापैद हो गई। इंतजामिया और मशीनरी सड़कें खोलने में मसरूफ है। और अब मलका कोहिस्तान की सूरत हाल जानिए। मलका कोहिस्तान मरी में आंधी और बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है। तेज आंधी से घरों की छतें उड़ गईं। बिजली के खंभे गिरने से मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। मलिका कोहिस्तान मरी में आंधी और बरसात, शहरियों की बढ़ गई मुश्किलात। मरी को बादलों ने घेर लिया। गरज चमक के साथ बादल बरसे। मुतादिद दरख्त बिजली के खम्भों पर गिर गए। वापडा का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। बिजली की सप्लाई मअतल होने से मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। तेज आंधी से घरों की चादर छतें उड़ गयी। मरी रोड पर तौहीदाबाद के मुकाम पर बर्फानी तोदे ने मरी और गलियात का राब्ता मुनक़ता कर दिया। कंडला के मुकाम पर सयाहों की गाड़ियाँ फंस गयी। दरख्त सड़कों पर गिरने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। इंतजामिया ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि घरेलू तशद्दुद का शिकार मुलाजमा रिजवाना को जरूरी तिब्बी मुआयने के अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। रिजवाना के बाजू की सर्जरी का फैसला तफसीली मुआयने के बाद किया जाएगा। पहले मेरी तबीयत नहीं ठीक, डॉक्टर ने और सिस्टर ने मेरा इतना अच्छा मुझे ख्याल इन्होंने रखा है। घरेलू तशद्दुद का शिकार मुलाजमा रिजवाना का तिब्बी मुआयना जनरल अस्पताल लाहौर में दाखिल कर लिया गया। मेडिकल बोर्ड रिजवाना का चेकअप करेगा। प्रिंसिपल प्रोफेसर फरीदुल ज़फ़र के मुताबिक रिजवाना के बाजुओं की अलाइनमेंट, चेहरे और सर के ज़ख्मों का मुआयना किया जाएगा। सरबराह टीम प्रोफेसर जोदत सलीम ने बताया कि रिजवाना को फिलवक्त ताम वार्ड में रखा गया है। रिजवाना के बाजुओं की सर्जरी का फैसला तफसीली मुआयने के बाद किया जाएगा। रिजवाना के आज जरूरी टेस्ट लिए गए। मेडिकल फिटनेस भी चेक की गई। इससे कबल मुतासरा लड़की की कमर और कंधे की स्किन ग्राफ्टिंग की गई थी। खुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल ने FBI की डिजिटलाइजेशन और तंजीम 9 को नई वफाकी हुकूमत की मंजूरी के लिए हतमी शक्ल दे दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन और तंजीम नौ की मंजूरी खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने हतमी शक्ल दे दी। दोनों इक़दामात से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदरूनी नज़्म व नस्क को भी तक़वियत मिलेगी। तंजीम नौ के मंसूबे के तहत पाकिस्तान कस्टम्स के मामलात को संभालने के लिए खुसूसी कस्टम बोर्ड तश्कील दे दिया गया, जिसका काम स्मगलिंग का सुराख लगाना होगा। रेवेन्यू इकट्ठा करना फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रेवेन्यू डिवीजन के जिम्मे रहेगा। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबलों के लिए शायकीन क्रिकेट का जोश व खरोश उरूज पर है। आज बड़े मुकाबले में मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएंगे। पेशावर के शायकीन मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, जबकि मजीद क्या तफसीलात हैं पेशावर में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से जानते हैं। जी बिल्कुल, PSL में सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी है। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान जो है वो आपस में टकराएंगे। पेशावर के शायकीन क्रिकेट भी इस मैच का बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। बात करते हैं शायकीन क्रिकेट से। जी बताइए, आज मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग बड़े अरूज पे जो है वो जारी हैं और आज बड़ा मुकाबला है मुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। और आज जो है मुल्तान को हम सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारे KPK के हीरोज़ जो है वो वहाँ पे खेल रहे हैं। स्पेशली अगर बात करें हम रिजवान की, विकेट कीपर बैट्समैन है, उनके साथ जो इफ्तिखार है तो काफ़ी अच्छा वो खेलते हैं। तो दोनों बैलेंस टीमें हैं। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो उसमें भी शाह ब्रदर्स हैं, वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। शादाब की बात करें एज ए कैप्टन, काफ़ी जो है वो पहले मैच में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी और उम्मीद करते हैं कि आज मुल्तान जीत जाए ताकि मुकाबला बराबर और बैलेंस हो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पेशावर के शायकीन क्रिकेट जो है वो मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और आज जो है बहुत बड़ा मुकाबला है और दिलचस्प मुकाबला देखने को जो है वो मिलेगा आज पेशावर के शायकीन क्रिकेट को। जी, साइंसदानों ने सियाशों की सतह पर पहली बार पानी के मॉलिक्यूल की मौजूदगी का सुराग लगा लिया है। मारीन की जानिब से ये डाटा नामी सोफिया से इकट्ठा किया गया। इस टेलीस्कोप को जदीद बोइंग 747 SP तैयारे पर नस्ब करके इस्तेमाल किया जाता है, जिसने ज़मीन के मॉल से ऊपर जाकर परवाज़ की। सोफिया टेलीस्कोप में नस्ब इंफ्रारेड कैमरा फॉरकास्ट ने माहरीन को मरीख और मिश्तरी के दरमियान मौजूद 2 सियारचो आयरिस और मिसालिया में पानी के मॉलिक्यूल की निशानदही करने में मदद दी है। यूरोपीय कानून के खिलाफ वर्जी पर मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल पर भारी तरीन जुर्माना आयद होने का कभी इम्कान है, जिसका ऐलान अगले महीने मुतवक्के है। एप्पल पर यूरोपीय यूनियन के कानून की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम और इसी वजह से जुर्माना आयद किया जाएगा। भारी मालियत के जुर्माने का ऐलान अगले महीने मुतवक्के है। यूरोपीय यूनियन एप्पल पर मुबैना तौर पर मुसाबकती कानून की खिलाफ वर्जी पर 53 करोड़ 90 लाख डॉलर का जुर्माना आयद करेगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा मकबूजा जम्मू कश्मीर। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ कश्मीरी सराह पर एहतजाज हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी जम्मू कश्मीर लिबराइजेशन से एहतमाम। रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे के खिलाफ एहतजाज जारी है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी कब्जा और मोदी का आज मकबूजा कश्मीर आमद के मौके पे आज़ाद कश्मीर की आवाम सरापा एहतजाज है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जहाँ जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेरे एहतमाम इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। मुजाहरे के अंदर बड़ी तादाद में मुजाहरीन इस वक्त आज़ादी के हक़ में और भारत मुखालिफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ मुजाहरीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मोदी आज कश्मीर आ रहा है, क्या कहेंगी इस मौके पर? कश्मीर के लोग सरापा एहतजाज है कि मोदी वहाँ पे क्या लेने के लिए आ रहा है, मोदी क्यों आ रहा है। हम इस बात की पुरजोर मज़ामत करते हैं और मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ है। हमारा यहाँ पर एहतजाज करने का मकसद ये है कि हम दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिलाएं कि कश्मीर न कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था ना हो सकता है। कश्मीर एक मुतनाज़ा खित्ता है जिसका फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानबदाराना राय शुमारी के जरिए होना है। अक़वाम आलम से मुतालबा किया जा रहा है कि वो अपनी पास करदा करारदादों पे अमल दरामद कराते हुए कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक आज़ादी दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।